है गाइज, वेलकम बैक टू आर। तो आज अपने पास है बजाज की पल्सर RS 200 और यामाहा की R15M या फिर वर्जन 4। तो इस वीडियो के अंदर में हम इन दोनों का आपको ऑनरशिप रिव्यू बताने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर में आपको फीचर नहीं गिनाने वाला हूं कि इसके अंदर में TCS आता है, इसके अंदर में ये डेविल सी आँखें आती है, वो सब नहीं होगा इस वीडियो के अंदर में। एकदम से रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल आप फेस करते हो गाड़ी चलाने के बाद और ये गाड़ी ऑन करने के बाद, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में शेयर करने वाला हूँ। तो R15 यहाँ पे M जो है इसे लिए हुए मेरे को लगभग 3 से 3.5 साल हो गए। अभी मैं आपको इसका किलोमीटर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और ये गाड़ी जस्ट 6 मंथ नहीं है उस गाड़ी के कंपैरिजन में। रिसेंटली आपको मालूम हुआ कि अभी बजाज इसके अंदर में लॉन्च कर दिया है नई वाली RS। तो RS 200 नई वर्जन आ चुकी है और जस्ट अभी लीक्स आ रहे हैं यामाहा R15 वर्जन 5 लॉन्च करने वाला है। तो आप किसी भी मॉडल के तरफ मतलब जाना चाहते हो, आपने कुछ सिलेक्ट कर रखा है कि आप RS लोगे नई वाली या फिर पुरानी वाली, और या फिर आप R15 लेने वाले हो वर्जन 5 या फिर वर्जन 4, तो ये वीडियो ना आप डेफिनेटली देख सकते हो। क्योंकि कोई भी वर्जन आ जाए मैकेनिकली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी RS जो आई है उसके अंदर में भी आपको IGT सेम इंजन देखने को मिलेगा, बट इसका जो कलर पेंट है इंजन का वो चेंज हुआ है। आगे में यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर अब मिल जाता है और यहाँ पे टायर साइज जो है वो अब करा गया है। और पीछे की जो टेल टाइडी है वो थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। और मतलब जितने भी कॉस्मेटिक चेंज है ना वही सब आपको देखने के लिए मिलता है। मैकेनिकली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अगर आपका प्लान हो नई या फिर एग्जिस्टिंग पल्सर RS लेने का, क्योंकि एग्जिस्टिंग पल्सर RS पे अभी आपको कुछ ऑफ़र और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि R15 जो वर्जन 5 है, R15 मतलब हो सकता है कि सेम ही आपको इस गाड़ी के अंदर में भी इंजन 155 सीसी का देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको एंड तक मालूम चल जाएगा कि कौन सी बाइक इन दोनों में से आपके लिए परफेक्ट है, कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए, किसकी सर्विस और मेंटेनेंस ज़्यादा अफोर्डेबल है, सर्विस के अलावा और क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा है इन गाड़ियों के अंदर में, अलग से कितना मोटा खर्चा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दोनों बाइक्स का किलोमीटर दिखा देता हूँ कि कितना कितना किलोमीटर चली हुई है। 6488 किलोमीटर RS चली हुई है, 6488 किलोमीटर। और यहाँ पे R15 वर्जन 4 की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देखो 26,343 किलोमीटर तो मतलब सीधा 20,000 ज़्यादा किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है RS 200 से। ये गाड़ी इतनी कम किलोमीटर क्यों चली है मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इतने किलोमीटर पे आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं दोनों गाड़ियों की कि साउंड में क्या चेंजिंग आया है। सबसे पहले RS का आपको साउंड सुनाता हूँ। ये आइडल में इसकी साउंड है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये लग रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है अलग टाइप की, बट साउंड में है जो कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं पे R15 का आप साउंड आप चेक करो, ये आइडल में इसकी साउंड है। तो ये R15 वर्जन 4 और M की आवाज़ थी भाई। आवाज़ में कोई भी चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एकदम अभी भी इसकी आवाज़ जो है एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह आवाज़ करती है। तो एक बार आपको दोनों गाड़ियों को आपको लुक चेकआउट करा देता हूँ कि इतने साल और इतने किलोमीटर चलने के बाद पेंट की क्वालिटी में और पार्ट्स में क्या कुछ आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। दोनों गाड़ियाँ जो है थोड़ी सी मतलब गंदी हो रखी हैं, वाश वो भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है। बट इसके अंदर में ये जो रेड का इंसर्ट देखने को मिलता है ना ब्लैक पे, थोड़ा सा आई कैची है और ऐसे मतलब प्रेजेंस जो है ज़्यादा इसका लगता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे R15 के अंदर थोड़े से फ्लेक्सिबल पार्ट्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पे आप देखो। और वहीं पे RS में हार्ड प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करा गया है। तो बिल्ड मटेरियल जो RS की है ना थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू R15, बट इसकी भी प्लस पॉइंट है, कहीं पे भी ये ऐसी लगती है ना तो भाई ये ऐसे लग के रह जाता है, मतलब टूटता नहीं है। बट यहाँ पे अब देखो अभी ये एक जगह पे लग के ऐसे टूट चुका है।
और वहीं पे ये भी लगा हुआ है तो ये ऐसे दब के रह जाता है भाई। तो इसकी भी अपनी अलग ही प्लस पॉइंट है। और पार्ट्स की बात करें ना तो यहाँ पे क्लिप ऑन के ऊपर में कोई भी ऐसे वर्न आउट मेरे को दिखा हुआ नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे फुट पैक के ऊपर में आप देखो ये पूरा रस्टी सा दिख रहा है और पेंट जो है काफ़ी उड़ चुका है यहाँ पे। और साइड में आपको दिखा देता हूँ और कहीं पे, हाँ स्टैंड पे मेरे को दिखा था, यहाँ पे स्टैंड के ऊपर भी थोड़ा सा रस्टिंग पार्ट देखने के लिए मिल जा रहा है। और तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे को फुट पैक पे और स्टैंड के ऊपर में ही रस्टिंग पार्ट थोड़ा सा मेरे को दिखा है। बाकी R15 की बात करें, ये जो पेंट है ना वो गया है, बट रस्टिंग वाला इश्यू इसके अंदर में यहाँ पे नहीं है फुट पैक के ऊपर में। और यहाँ पे स्टैंड के ऊपर में भी सिर्फ पेंट का ही इशू है, रस्टिंग वाला इशू इसके अंदर में नहीं है। और कहीं पे भी रस्टिंग वाला इशू इसके अंदर में नहीं है, जबकि ये गाड़ी जो है ज़्यादा पुरानी है उससे। और बट यहाँ पे हैंडल बार के ऊपर में ना मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, अब पता नहीं ये की चेन से हुआ है कैसे हुआ है, ये वाला जो पेंट है ना इसका बहुत पहले स्टार्टिंग में ही जा चुका था। और बाकी यहाँ पे साइन वाइन देख सकते हो गाड़ी की, अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब बेटर लगती है। ऐसे मैं वॉश करवा देता हूँ ना तो भाई पूरी ही साइन देने लगती है गाड़ी। और यहाँ से आप RS देख लो। तो एक बार बात कर लेते हैं दोनों के इंजन के बारे में। इंजन जो है सबसे ज़्यादा मेन रोल निभाता है किसी बाइक के ऊपर में। तो RS के ऊपर में आए तो यहाँ पे मिलता है आपको 200 सीसी की लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व और 4 स्टॉक वाला इंजन। इसके अंदर में भी 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। और पावर आउटपुट की अगर बात करें ना तो ये लगभग 24 bhp की पावर आउटपुट देता है और लगभग 18 नैनोमीटर का टॉर्क निकाल करके ये बाइक देता है। तो इसकी जो टॉर्क है ना बहुत ही ज़्यादा बेटर है। और R15 की अगर बात करें ना तो इसके अंदर में छोटी इंजन आती है, इसके अंदर में 155 सीसी की इंजन आती है, तो लगभग 50 सीसी की इंजन इसके अंदर में कम आती है। और पावर आउटपुट की अगर बात करें तो जितनी RS की टॉर्क है उतनी इसकी bhp पावर है। तो इसके अंदर में 18 bhp की पावर मिलती है और लगभग 14 Nm का टॉर्क आता है। तो टॉर्क जो है ना बहुत ही कम मिलता है इस गाड़ी के अंदर में। तो अगर आप सोलो राइड करते हो, आपका वेट जो है थोड़ा कम है, तो उस सिचुएशन में ना ये गाड़ी के ऊपर में आपको टॉर्क वाली कमी फील नहीं होती है। बट अगर आपका हैवी वेट हो या फिर आप अगर एक्स्ट्रा पिलियन लेके चलते हो ना तो उस सिचुएशन में ये गाड़ी बिल्कुल मर जाती है भाई, भागती ही नहीं है। और वहाँ पे RS जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप इसके ऊपर में पिलियन बिठाए हो, हेवी वाला हल्का वाला, कोई मैटर नहीं करता है। बहुत ही एफर्टलेसली ये गाड़ी पुल करती है स्टार्टिंग के अंदर से ही। और सीटिंग की अगर बात करें ना तो रियल लाइफ में ये वाला सीटिंग बहुत ही ज़्यादा भाई हर्ट करता है। अगर आप राइडर का बात करो ना तो भाई राइडर का भी सीटिंग जो है काफ़ी हार्ड दी गई है। और पिलियन की तो बात ही हटा दो भाई, पिलियन मतलब सेंस ही नहीं बनता है इस गाड़ी के ऊपर में बिठाने का। बहुत ही ये हार्ड है इसकी सीटिंग। और पिलियन जो है थोड़ा सा हायर साइड भी बैठता है एज कम्पेयर टू राइडर। बट वहीं पे आप RS के ऊपर में देखो तो उतना स्टेप नहीं आता है R15 जैसे। और इसके अंदर में मटेरियल भी है ना ज़्यादा थिक यूज करा गया है। यहाँ पे ये है RS की थिकनेस सीटिंग की, और यहाँ पे R15 की सीटिंग थिकनेस चेक करो भाई, मतलब पूरा ही फ्लैट दे दिया गया है इसके ऊपर में। बट इसके अंदर में अच्छा कुछ नहीं है और थोड़ी सी वाइड सीटिंग आती है। और पिलियन भी काफ़ी एकदम लग के बैठता है राइडर से। और यहाँ पे इसकी ग्रैब रेल भी दी गई है, उसके अंदर में ग्रैब रेल भी नहीं आता है। तो अगर आपके घर में कोई अदर गाड़ी नहीं है और प्राइमरी इस गाड़ी को आप ऑन करते हो ना तो फैमिली मेम्बर को बिठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और आपके घर में कोई बाइक हो नहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे सोलो भी राइड कर सकते हो, आप इसे किसी को बिठा के भी राइड कर सकते हो। इसके अंदर में कोई इशू नहीं आने वाली है। आप लेडीज भी बिठा सकते हो उसके अंदर में। एक बार तो आप मतलब यंग या फिर ओल्डर मेल पर्सन को बिठा सकते हो, बट लेडीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं बिठा सकते हो R15 के ऊपर। तो अब बात करते हैं एक्चुअल मुद्दे की। इन दोनों बाइकों में अगर आप सर्विस मेंटेनेंस माइलेज की बात करते हो तो कौन सी ज़्यादा बेटर निकल के आती है। तो यहाँ पे RS की अगर बात करूँ तो ये गाड़ी माइलेज आपको निकाल के देती है लगभग
30 से 35 kmpl की। और वहीं पे इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये लगभग निकाल के देती है 35 से 40 kmpl की माइलेज। तो लगभग 10 से 5 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है ना, वो आपको ज़्यादा बेटर मिलता है R15 वर्जन 4 के अंदर में। और सेकंड चीज़, सर्विसिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर में आपको लगता है लगभग 1.5 लीटर का इंजन ऑयल, जो कि 1000-1200 को आता है। और वहीं पे आप अगर मतलब यामाहा के इंजन ऑयल डालते हो तो इसके अंदर में 1 लीटर का इंजन ऑयल डलता है और वो कॉस्ट करता है लगभग 600 रुपए की, और यहाँ पे लगभग 1200 का। तो दोनों के बीच में है ना सीधे 600 का डिफरेंस हो जाता है। फुल जो इसकी सर्विसिंग है ना 1000 रुपीज़ के अंदर में हो जाती है। वहीं पे इसकी जो सर्विसिंग है 1500-1600 जाती है। तो लगभग 500-600 रुपये ये ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू वर्जन 4। तो ये हो गया इनकी सर्विसिंग चार्जेज की बातें। और बाकी मेंटेनेंस की अगर बात करूं तो भाई इसके अंदर में 0 मेंटेनेंस है। इतने किलोमीटर चलने के बाद भी ये गाड़ी 1 रुपये का भी खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करवाई हुई है। और जैसे फर्स्ट सर्विसिंग इस गाड़ी की हुई थी ना भाई, आज भी वैसे ही इस गाड़ी की सर्विसिंग होती है। और R15 में अभी एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने चेंज करवाया है, वो है स्प्रोकेट। तो स्प्रोकेट इसका चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो 20,000 किलोमीटर पे ना इसकी स्प्रोकेट चेंज हो चुकी है। और गाड़ी जो है अभी बहुत ज़्यादा चल चुकी है, 26-27 हज़ार। तो इसका टायर जो है वो भी अब चेंज होने वाला है। ये कम किलोमीटर चली हुई है तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स जो है थोड़े ज़्यादा आपको देखने के मिलेंगे। ये ज़्यादा चल चुके तो यहाँ पे आपको कम देखने के मिलेंगे। तो ये ऐसे पार्ट्स हो गए ना जो एट द टाइम ऑफ पीरियड आपको चेंज करवाने पड़ते हैं, और वो गाड़ी का निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अब, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर RS की अगर बात करूँ तो भाई ये 4000 किलोमीटर के लगभग में ना इसकी क्लच प्लेट जो है चेंज हो चुकी थी पूरी ही। मतलब गाड़ी भाग ही नहीं रही थी, एकदम पुल ही करना छोड़ दी थी। 30-40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर भाग ही नहीं रही थी, और उसके बाद जाके बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो ये मेरे को एक निगेटिव पार्ट लगा था इस गाड़ी के अंदर में, कि क्लच प्लेट जो है इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो जो गाड़ी है ना सिंगल हैंडेड यूज करी गई थी, और इस गाड़ी को खरीदने का पर्पस ही भी यही था क्योंकि इसके अंदर में फैमिली मेम्बर बिठा के चलना था। तो गाड़ी जो है ना बिल्कुल रफ़ यूज नहीं करी गई थी, बावजूद इसके 4000 किलोमीटर पे इस गाड़ी के क्लच प्लेट जा चुके थे। वहीं पे अगर R15 की अगर बात करूँ ना तो भाई मेरे को एक चीज़ शुरू में ही लेते समय में मेरे को इशू आ गया था लगभग 6-7 महीने चलने पे। इसका जो रेडिएटर फैन है ना वो वर्क करना बंद कर दिया था, और गाड़ी के अंदर में हीटिंग इशू आ रहे थे। तो इसके अंदर में रेडिएटर फैन का इशू मेरे को देखने के मिला था, और इसके अंदर में क्लच प्लेट का इशू देखने के लिए मिला था इन दोनों गाड़ियों के अंदर में, जो कि अनयूजुअल नहीं होना चाहिए था। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करूँ ना, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए, यहाँ पे RS के अंदर में आपको थोड़ी सी कम माइलेज देखने की मिलेगी, और इसकी सर्विसिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू R15, क्योंकि इसकी सर्विसिंग जो है 1000 रुपीज़ के अंदर में हो जाती है, और माइलेज जो है वो इसके अंदर में आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी है ना ज़्यादा आपको अफोर्डेबल लगेगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे RS 200। आप फैमिली मेम्बर हो, आपके घर में और भी पेरेंट्स लोग हैं या फिर कोई है जिनके साथ आपको लेके चलना है, तो उस केस में ना ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटिंग जो है आपको ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाता है। और आप पिलियन बिठाओगे तो उसके अंदर में ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छा पुल करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा सीसी का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी टॉर्क जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर है। R15 की अगर बात करें तो अगर आपके पास और कोई गाड़ी है या फिर आप मतलब ऐसे आदमी हो जो सोलो चलाता हो, आपके घर में किसी को लेके चलना नहीं है, तो उस केस में ना आप R15 लेके जा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर में आपको ज़्यादा फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यामाहा की रिलायबिलिटी मिल जाती है, वो गाड़ी बहुत ज़्यादा हाई रेव होती है, किसी भी कंडीशन में आप चलाओ वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं पे कुछ यूनिट में ना RS में थोड़े बहुत इशूज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एट द टाइम ऑफ पीरियड। दो चीज़ें और ऐड करूँगा भाई पल्सर RS के अंदर में। जब इसकी फर्स्ट टॉप स्पीड मैंने चेक करी थी फर्स्ट सर्विस के बाद, तब इसके इंजन की तरफ से ना पूरा स्मोक निकलने लगा था यहाँ से, और अभी इसके अंदर में सस्पेंशन लीकेज की समस्या आ रही है फ्रंट।